वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और हम शुरुआत में भूल गए, लेकिन अब आपको बता देते हैं जो प्यारा सा ड्रेस इस वक्त आप मुझे पहना हुआ देख रहे हैं, ये है हुमैरा जब्बार का। इनका ब्रांड है द स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, या इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी रेंज है इनके पास, स्पेशली अगर ये जो हमारे शादियों वादियों के इवेंट्स आते हैं, इसकी हमारे प्रोग्राम में कल मेरा ख्याल है कल ही थी हमारे साथ, तो आपने देखी थी, ज़बरदस्ती कलेक्शन थी इनकी। और अगर आपके घर में कोई इवेंट आ रहा है, कोई शादी बारात वलीमा फैमिली में कुछ है, तो ये ज़बरदस्त बड़ा मिक्स एंड मैच बनाती है। मायों की थीम बड़ी ज़बरदस्त है, मेहंदी वलीमा, और इसके अलावा भी कोई पार्टी वेयर या कैजुअल वेयर भी इनके पास बड़ी ज़बरदस्त रेंज है। आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। नंबर और ब्रांड नेम आई थिंक इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा होगा, हुमैरा जब्बार डिज़ाइनर एंड स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। थैंक यू सो वेरी मच। और अब आगे बढ़ते हैं, मेहमानाने ग्रामीण हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम। साथ हैं जी डॉक्टर रोमा सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप टाइम से आ गई थी, तैयार कर दिया आपको टाइम से। चलिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर आते हैं, आपसे शुरू इसलिए भी करते हैं कि आज जो हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी शिकायत की, जो सर्वाइकल पेन है ये होता क्यों है? पहले तो हम इसकी वजूहात पे चले जाते हैं, और किन किन लोगों को होता है, किन लोगों को जल्दी अटैक करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में सर्वाइकल पेन, जिसको हम उर्फ़ आम में गर्दन की तकलीफ भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है आज के दौर में, क्योंकि हमारा कुछ उठना बैठना लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का है कि आमतौर पे हम चलने फिरने को ज़रा कम अहमियत देते हैं, और बैठ के जो गैजेट्स का यूज़ है, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये बच्चों से लेके आपकी बिल्कुल समझ लें कि ओल्ड एज तक ये हर कम्युनिटी में, हर एज ब्रैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहा होता है। स्पेशली जो आपने अभी बात की कि ऑफिस के हवाले से, तो ये तो बेसिकली आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स जो है ना, यानी WMSD कहलाती है, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसमें कुछ इस तरह से होता है कि इसमें वो तमाम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस जो ख़ास तौर पे ऐसे काम से मुताल्लिक होते हैं जिसमें उनको बैठना बहुत लंबा रहता है, जैसे 6 घंटे 8 घंटे, बाद दफ़ा तो 20-20 घंटे उनको सेटिंग करनी पड़ती है ऑन कंप्यूटर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि उन्हें आधे घंटे 1 घंटे बाद उठ के थोड़ा चक्कर लगा लें, वो ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ी मेंटेन रहे, और नेक जो मुस्तकिल एक रिजिड हुई हुई एक पोजीशन के अंदर, उसको थोड़ा सा वो रिलीफ कर सकें। तो अगर ये जो प्रोसीजर है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो सालों तक मुहित रहता है, 1 साल 2 साल, बाज़ दफ़ा तो 5-5 10-10 साल, तो कहीं ना कहीं जाके जो नेक के जो फ्लेक्सर्स हैं, यानी आगे की तरफ की जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, वो इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि उनसे बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि भाई अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे, तो इवन दे कांट बी एबल टू मूव दिस पोजीशन। ठीक। तो अब एक बैलेंस जो आउट होता है नेक के अगले मसल्स का और नेक के पिछले मसल्स का, खास तौर पे ऐसी पोजीशन में जिसमें आप स्टूप या जैसे कह सकते हैं झुका हुआ जो आपका पोस्चर होता है, तो ऐसे लोग चाहे वो 20 साल के हों, चाहे वो 30 साल के हों, बड़ी उम्र के हों, या इवन 15-16 साल के बच्चे ही क्यों ना हों, अगर बहुत ज़्यादा झुकाव वाला काम करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके इतने ज़्यादा टाइट नेक मसल्स होते हैं कि नेसेसरीली किसी भी पोजीशन में वो जाते हैं, उनके हाथों में प्रेशर आता है, नेक में प्रेशर आता है, फोरहेड में पेन रहता है, आंखों में बड़ा वजन रहता है, और बसा औकात तो ये चक्कर की तरफ भी सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है जाके। अच्छा। तो इसमें आपने जैसे कि बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तमाम वो लोग जो कि सिटिंग जॉब से मुताल्लिक हैं, ज़रूरी नहीं वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हों, चाहे वो किसी प्रोसीजर में इन्वॉल्व होने वाले हों जिसमें झुकने का काम ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो हमारे फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, इवन डेंटिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा बेचारे इसके शिकार होते हैं कि 10 ईयर्स के बाद एक अच्छा क्वालिफाइड जो हमारा डेंटल सर्जन है, उसको कहीं ना कहीं नेक में या हाथ में प्रेशर आ जाता है, बड़ा कॉमन है ये। प्रोफेशन इस तरह का है कि उनको नेक को डाउन करना पड़ता है। सही, यानी ये तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती, ये पोस्चर मैटर करता है, ये पोस्चर मैटर करता है, और आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है, लाइफस्टाइल मैटर करता है। तो आप जैसा आपने बात की यहाँ पे कि ऑफिस के लोग हैं, तो ऑफिस के जो लोग हैं उनको इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है कि उनको जो सिटिंग स्पैन कितना रखना है, इस सिटिंग स्पैन के दौरान उनको उठना या बैठना किस तरीके से है, हर 2-3 घंटे बाद किस तरह अपने आप को पोस्चर को स्ट्रेच कर लेना। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक स्पेशल देखा होगा, डेफिनेट बात है, आप देखें कि वो तमाम हैवानात जिनको हमने नहीं कुदरत ने सिखाया, वंस किसी जगह बैठे होते हैं, जब उठते हैं तो पूरा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। इवन आप शेर को देखें, आप चीते को देखें, वो पूरा स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को, देन दे आर एबल टू रन,
ठीक है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, मैंने यूं करके ऐसे हाथ आंख के हिला के, मैं इंसानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, नमूने इंसान इतने जानवरों के क्यों क्या देखें। तो मैं आपको सिंपल बताऊं कुछ, अच्छा जानवरों में क्या है, चीजें बिल्ट इन होती हैं। अच्छा, आप ये देखें कि उसको आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बत्तख का बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद पानी में छोड़ दें, वो तैरना शुरू कर देता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब कुछ जानवरों की, कोई बत्तख के बच्चे की, उसके पोस्चर की बात हो रही थी, वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, असल बात यह है कि जिस तरह के मैंने बात की, कुदरत ने एक निज़ाम रखा है और उस निज़ाम के तहत ही कि इंसान चूँकि जी शऊर है, उसको जितने भी काम प्रोसीजर अपने अंजाम देने हैं उसने अपने अक्ल और शऊर की बुनियाद पे करने हैं। अच्छा, यही चीज़ अगर मैंने एग्जाम्पल इसलिए कोट की कि हम देखते हैं कि जानवरों के अंदर जो है फिटनेस लेवल आमतौर पर हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज उनकी रनिंग, जॉगिंग वगैरह सब, भाग दौड़ सब कुछ कर रहे होते हैं वो। तो एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए इस लिहाज से कोट की कि आप ये देखें ना कि किसी भी एनिमल्स को आप देखें कि बहुत बड़ा रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो जब भी वो दोबारा अपने वॉकिंग या रनिंग अटैकिंग पोजीशन में आता है या काम करने की तरफ जाता है, उसने खाना खाना है, तो स्ट्रेच करता है। इंसानों के साथ ये है कि वो जब वर्क स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो दे वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि उनकी पोजीशन क्या है। बहुत बुरी बात है, मैं इस वक्त आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मुझे एक चीज़ याद आ गई इस वक्त। कुछ लोग ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, तो क्या वो स्ट्रेचिंग में जाता है? अंगड़ाई लेना एक ऐसे उठते हैं ना, काम करते मैंने देखा है, ऐसे हाथ ऐसे अंगड़ाई लेते हैं जोर से और फिर काम शुरू करते हैं, या बेड से उठते हैं, बिल्कुल वो स्ट्रेचिंग में जाता है। अम्मियाँ उस पर बहुत डांटती हैं, कहती नहूसत है ये। जरा मुझे इसको एक्सप्लेन करें। देखें, अंगड़ाई लेना बाज दफा तो आपके बस में होता है, बाज दफा आपके बस में नहीं होता। ये स्ट्रेचिंग में आएगा, फायदा है इसका, नुकसान है? नुकसान नहीं है इसका, नुकसान नहीं, नहूसत नहीं है। नहूसत हो सकता है वो किसी अपने बड़ों के हवाले से। आपने सुना है ना, अम्मी कहती है ये क्या हरकत है, नीचे करो। हाँ, नहीं, नहूसत है ये। बिल्कुल हो सकता है कि डेफिनेट बात है कि बड़ों की एक ऐसी हर बात में एक हिकमत होती है, लेकिन अगर हम उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्ट्रेच तो हो रहा है ना, वो बॉडी स्ट्रेच हो रही है, लेकिन वो वाली स्ट्रेचिंग आपको सिर्फ बेड से उठने के अंदर किसी हद तक आपको अलर्ट करने के लिए मुआविन साबित होगी। अच्छा। लेकिन अगर आप उसके बाद वार्म अप नहीं करते या प्रॉपर एवरी जॉइंट को स्ट्रेच नहीं करते, तो समझ लें कि वो तो समझ लें जस्ट आपने ब्रीथ किया, अपने आप को बिल्कुल फंसे हुए लेटे हुए थे, आपने हाथ को स्ट्रेच किया, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया, एंड यू विल बी एबल टू वॉक। ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। ब्रेक से पहले डॉक्टर आतिफ से हम पूछ रहे थे कि जो मोहरों का नहीं, सॉरी, हम सर्वाइकल पर थे और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। हमने कहा बहुत देर हो गई, ये डॉक्टर रोमा खामोश बैठी हैं, बस सुन रही है, कुछ उनकी भी आवाज़ हम सुने। डॉक्टर रोमा, ये सर्वाइकल के पेन के लिए भी क्या वो टेस्ट वैसे ईजाद हो गए? एज सच तो आप इसके लिए डायग्नोस्टिक्स पे ही जाते हो, रेडियोलॉजी जो है ना, एक्सरेज वगैरह पे ही आप जाते हो, लेकिन एज फार एज लेबॉर्ट्री कंसर्न है कि आप ब्लड टेस्ट की बात करेंगे तो एज सच कोई इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए वही प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे, लाइक आपने कैल्शियम, विटामिन डी ये चेक करवाना है। आपको क्या लगता है विटामिन डी भी रीजन हो सकता है सर्वाइकल पेन का? सर्वाइकल पेन कोई कनेक्टिविटी बन रही है कि नहीं? डायरेक्टली तो नहीं है, नहीं, ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत डेफिशिएंट जब वो चला जाता है, जो हमारी यहाँ मोस्टली पॉपुलेशन का होता है, ठीक है, इसलिए उसका एक रीज़न यही है कि जो है ना, क्योंकि विटामिन डी स्पेसिफिकली प्योरली जो है वो सनलाइट से एब्जॉर्ब होके बनता है, तो हम तो एसी से निकलते ही नहीं है। जरा सी गर्मी हुई एसी, कार में एसी, घर में एसी, हर वक्त क्या करें, गर्मी में जल जाए, मर जाए क्या? फिर भी, लेकिन उस मतलब जो शाम वाली धूप है, जो अर्ली मॉर्निंग वाली, अच्छी वाली, तो वो तो उसका तो स्पेसिफिकली आपको चाहिए ही धूप ना, ठीक है। उसमें हम होते ही नहीं है। पहले ज़माने में घरों में सहन हुआ करते थे इसके लिए स्पेसिफिकली, अब तो फ्लैट सिस्टम है, वहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लैट्स में ऐसा होता है कि वो घर बंद होते हैं पूरी तरीके से, तो वो होता ही नहीं है। लेकिन आप अपना एक 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स आप विटामिन डी चेक करवाएं, क्योंकि विटामिन डी का रोल सिर्फ यही नहीं है कि वो बोन पेन से निजात दे देगा, उसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं कि लाइक आप डल फील कर रहे हैं, आपका काम में दिल नहीं लग रहा, आप बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं। और ये हर दूसरे के साथ यही मसला है। लोग तो ऐसे बोलते काम चोर हो, नहीं भाई, वाकई में फील हो रहा है, नहीं हो रहा हमसे कुछ। इसमें जो एक बहुत बड़ा मसला है ना, वो फाइनेंशियल तौर पे आता है, क्योंकि विटामिन डी का टेस्ट जो है ना, वो क्वाइट एक्सपेंसिव टेस्ट है। अच्छा, उसकी क्या क्या प्राइस है बताएं लोगों को? जो आप मतलब आप एक जर्नली ऑन एन एवरेज देखोगे तो वो 3 to 4,000 में होता है किसी भी बहुत बड़ी लैब या अच्छी लैब में। सही। और हमारी गवर्नमेंट की लैब्स में हो रहा है? हाँ, गवर्नमेंट की लैब्स में हो जाता है। तो ये लोग, मुझे इतना दुख होता है, हर प्रोग्राम में मैं बताती भी हूँ लोगों को कि गवर्नमेंट में भी हो रहा है, लोग उसको अवेल क्यों नहीं करते, फिर क्यों रोते हैं कि हालात नहीं है, पैसे नहीं है? अर्सला, इसमें भी कुछ लैब्स हैं, लाइक अल खिदमत है,
ठीक है। केयरिंग हैंड्स है जो इसको बहुत इकोनॉमिकल रेट्स में आपको करके देगी। लाइक अल खिदमत के भी रेट्स। व्हाई नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्यों नहीं जाएंगे हम? जाएंगे बहुत जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे तो कुछ चेंज आएगा ना। ये तो है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ लैकिंग है ना, जब उनका बजट या किट्स आउट शॉर्ट हो जाती है ना, तो वो टेस्ट को उनको चाहते हुए ना चाहते हुए बंद करना पड़ता है। जब उनके पास रिएजेंट ही नहीं होगा तो वो बंद कर देंगे। लेकिन ये लैब्स वो हैं, लाइक अल खिदमत हो गई, केयरिंग हैंड्स हो गई, ये वो लैब्स हैं जो कंटिन्यूसली परफॉर्म और इनके पास क्या प्राइस रेंज होगी? जो मैं आपको केयरिंग हैंड की बता सकती हूँ वो 1300 में करके। अरे जबरदस्त। मैं इस वक्त दरखास्त करूंगी आप तमाम स्पेशली खवातीन से और बच्चों से कि वो जाएं और लड़कियों से ये एक टेस्ट करा लें, क्योंकि इसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से ये प्रॉब्लम सुन रही हूँ कि हमसे काम नहीं हो रहा, हम थके हुए हैं, बहुत सारी आपकी जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हो रही है, जॉब की भी। अगर आपका डेफिशिएंट लेवल्स में आता है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है इसका इंजेक्शन आप पी भी सकते हैं और आप लगवा भी सकते हैं। पीने में कड़वा तो नहीं है? नहीं, वो थोड़ा ऑयली होता है, विस्कस होता है, तो उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, लेकिन कड़वा नहीं है। ठीक है, तो वो आप टेस्टलेस है वो तो वैसे भी। तो उसमें ये है कि आप खुद आपको वो वीकली है, वंस अ वीक, तो आप उसके बाद खुद एक बहुत अच्छा अपने अंदर चेंज महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बगैर टेस्ट कराए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं जैसे कि सब को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मुझे भी होगी, हम उसमें आ जाते हैं। अब मैं जाके ऐसे अगर वो एक हफ्ते नहीं है, पहले आपने सवाल मेरा खत्म नहीं हुआ। नहीं ये क्या बात हुई? सिर्फ मना ही कर दिया आपने मुझे सवाल सुने बगैर। हाँ, दिल ना लगना ना, इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। दिस इज वन ऑफ द टॉप रीजन कि हम ये कहते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी। थकन फील हो रही है, स्लो हो रहे हैं आप, काम नहीं हो रहा, आपका ब्लड भी कम हो सकता है ना, आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। ऐसे नहीं लगा सकते बगैर टेस्ट के? नहीं, ऐसे नहीं लगा है, नहीं लगाना है ऐसे किसी को, गूगल से सर्च करके नहीं लगाना, गूगल बात ही झूठ बोलती है। चलो एग्जैक्टली, ठीक है, पहले टेस्ट कराएंगे, पहले आप चेक करेंगे कितना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, माइट भी वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स जो आपको नजर आ रहे हो उसे सामने से, आपको हो सकता है विटामिन डी का मसला ही ना हो ना। ठीक है, आप तो कह रही हैं कि हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे को कम जरूर है, लेकिन अब इट डजंट मीन ना हर दूसरा शख्स शुरू कर दे लगाना। चल क्या पता मैं पहली शख्स हूँ, दूसरी हुई ना। हाँ, ये भी नहीं, ये भी ठीक बात किया आपने। ये भी हो सकता है। वो इस तरह तो सब मैं कहीं बाहर मिल गई बोला था। हम तो लिपा पीना शुरू हो गए, फसला डेफिशिएंसी तो पता नहीं एक्स्ट्रा हो गया सब। और इसकी टॉक्सिसिटी भी इवन नोटिस होती है, ऐसा नहीं होता कि आप ले रहे हो वो ऊपर 130 से ऊपर जाएगा तो आपको स्टॉप करना है। ऐसे महीने में एक दफा अगर ले लें, महीने में एक दफा ले लें वो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लें प्लीज, उसको चेक करवाएं पहले। अगर आपने रिसेंटली चेक करवाया तो इट्स मोर देन इनफ, किसी भी लैब से करवाएं। मैं स्पेसिफिकली और कितने दिन में ये रिपोर्ट आ जाती है? जैसे अगर मैं आज करवाऊं तो शाम में आ जाएगी, कहीं शाम में आ जाएगी। लेकिन वो हो सकता है कि कुछ लैब्स आपको दूसरे दिन का टाइम देती हूँ, उसका रीजन होता है ना, कभी सैंपल रीरन करना पड़ जाता है, चेक करने पड़ जाते हैं रिजल्ट, तो हो सकता है वो नेक्स्ट डे का टाइम देते हो, लेकिन टेस्ट परफॉर्म हो जाता है एक सही। अच्छा, हार्डली अगर किसी के अंदर बहुत डेफिशिएंसी आई, हार्डली उसको मैक्सिमम मैं पूछती हूँ कितने दफा वो पीना पड़ेगा इंजेक्शन, अगर बहुत कम आ गया तो? बहुत कम आ गया, जो हम कहते हैं ना कि अगर 10 से कम है इट्स सिवियरली डेफिशिएंट ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वीकली आप 4 वीक में पीना है, लाइक आपने 4 वीक्स पीना है एक ही मंथ में 4 दफा। हाँ, ठीक है, एक मंथ में वो 4 हफ्ते हैं तो वो 4 दफा हो जाएगा, तो वो एक ही पीना है, बहुत होता है फिर, बहुत होता है। अच्छा, ये फुल लाइफ टाइम बहुत है या फिर उसके बाद 6 महीने साल बाद ओरल सप्लीमेंट्स उसके साथ देंगे आप उसको, डाइटरी भी चीजें उसको वो करेंगे, धूप का भी बोलेंगे आप, ये सारी चीजें भी उसके साथ करेंगे। इंजेक्शन आपने एक देना, यानी कि वन सोल्यूशन नहीं है। मैं तो समझ रही थी अगर किसी ने बस वो इंजेक्शन लगा लिया, ये पी लिया, तो बस अब उसके आगे कुछ और नहीं है। वन सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं ना, बॉडी में कंटिन्यूस चेंजेस है ना, एक दफा तो नहीं है ना कि आज हमने कर दिया वो स्टैटिक हो गया बस अभी ऐसे ही रहेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, हाँ, यानी उसके बाद भी आपको चेक करवाना है। आपका अगर नॉर्मल आ रहे ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल भी सही है, आपको कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं है, तो आप जो है 6 मंथ्स में चेक करवा लें, एनुअली चेक करवा लें, ठीक हो गया। चले, आप ये बड़ी बुरी खबर सुनाई आपने, क्या मैं समझ रही थी आप कहेंगे बस ये पी लिया और खत्म, आप ठीक हो गए। जबरदस्त, कुछ भी नहीं होता ना। चलें ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो टेस्ट है, मैं तो हंसी मजाक की बात करी थी, वैसे सीरियस नोट पे आ जाते हैं। हेल्थ के मामला बहुत सीरियस होते हैं और इनको नोटिस करना चाहिए। इनको जैसे कि डॉक्टर साहबा भी और डॉक्टर साहब भी और जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, ये बता रहे होते हैं कि ये एक तो सेल्फ मेडिकेशन कुछ नहीं होती, खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, खुद से अंदाजे नहीं लगाते। बहुत कीमती चीज़ है आपकी सेहत। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ना करे कि कोई हो, उनसे पूछिए कि उनको क्या सबसे ज़्यादा, अगर उनकी कोई ख्वाहिश पूछी जाए सबसे बड़ी, तो वो किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो ठीक हो जाए। तो अपना इलाज जो है प्रॉपर कराएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, जिन लोगों का काम है उनसे ही करवाना चाहिए। मैं ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ भी कह देती हूँ। चलें डॉक्टर साहब, क्या कुछ कोई सवाल आया था? सवाल आया, आधा निकल गया।
मोहरे चेंज होते हैं भाई, मोहरे चेंज भी हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इंसान चेंज होते थे, कह रहे हैं मोहरे भी चेंज हो रहा है, ये क्या बात है? बिल्कुल ऐसा है कि असल में होता ये है कि जब खुदा न खास्ता इन्वॉल्वमेंट इस हद तक बढ़ जाए, जैसे विटामिन डी सी बात आगे बढ़ी है कि अगर डेफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है और हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक लेवल के ऊपर या कोई एक्सीडेंटल लेवल पे या कोई अर्थराइटिस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और हम देखते हैं कि वर्टिब्रल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और जो डिस्क कंप्रेशन की तरफ जाती है ड्यू टू इंस्टेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं जाके फिर आपको कोई डिस्क चेंज करनी पड़ जाती है या फिर वर्टिब्रा जो है उसको सपोर्ट देनी पड़ जाती है। जहाँ तक बात है वर्टिब्रल रिप्लेसमेंट की, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांस सर्जरी। अच्छा, तो वो बहुत कॉस्टली भी है और इतनी स्पेशलिटी अभी मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है दुनिया में। शायद पाकिस्तान में एक आध जगह कोई ये ऑपरेटिव प्रोसीजर होता हो, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव और वेरी डेलिकेट। ये इस कंडीशन में, इस पोजीशन में इंसान कब चला जाता है? क्या ऐसी गलतियां होती हैं या एज फैक्टर है, क्या है? इसमें उस वक्त चला जाता है कि जैसे कि अभी बात निकली थी विटामिन डी की या किसी भी चीज़ की, आप बहुत सी छोटी चीज़ को बहुत लंबे अरसे तक आप टॉलरेट करते रहें और आप उसके बाद बिल्कुल ख्याल ना रखें, बोन्स अपनी स्ट्रक्चर को खो दें, उसके बाद जो है उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स जो से कह सकते हैं ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाए और वो इतनी इम्पिंच करे जाके दबाना शुरू कर दे स्पाइनल कॉर्ड को, तो अब आपके पास कहीं रास्ता नहीं बनता। या तो फिर आप स्क्रू प्लेटिंग करके उसके पूरे वर्टिब्रल स्ट्रक्चर को सीधा करेंगे या फिर आप जो डिस्क बहुत ज़्यादा जिस्म से वर्टिब्रल कैनाल से बाहर निकल रही होगी उसको जाके डिसेक्टमी करेंगे। तो सर्जिकल प्रोसीजर समझ लें एक एंड होता है और उसमें कहीं ना कहीं जाके इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी डेफिशिएंसी की भी होती है और सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पेशेंट का या हम सब लोगों का केयरलेस एटीट्यूड होता है कि डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, आपके जो कुलीग्स होते हैं आपको गाइड कर रहे होते हैं, भाई देखो सही से बैठा करो, देखो थोड़ा वॉक कर लिया करो, अपने वजन को कंट्रोल कर लो आप। अच्छा, ये डिस्क वाला जो पेन है ये भी पॉस्चर ही है? पॉस्चर की वजह से ज्यादातर रीजन पॉस्चर है। इतना पहले मैं पता है क्या समझती थी, शायद खाना पीना डाइट ये वाली चीजें होती हैं, पर आज मुझे अब पॉस्चर की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। देखें बात ये खाना पीना तो बिल्कुल उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि वो आपको जब तक अच्छा आप इनटेक नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ने बड़ा बैलेंस निज़ाम रखा है, चाहे गरीब हो अमीर हो, अगर हम कोई गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता तो दालों से भी उसका काम चल सकता है, ठीक है ना। बहुत से लोग सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं तो वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप अपनी डेफिशिएंसी को ग़िज़ा से कहीं ओवरकम करके मीट कर लेते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दानिस्ता तौर पर अपने जिस्म के हरकत व सकनात, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, आपके काम करने का जो मेथड है, आपका वर्क स्टेशन है, उसको प्रॉपर नहीं करते तो आप ये सोच सकते हैं कि जी ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इन द लॉन्ग रन चल के उसके बहुत ही बुरे असरात आते हैं और बुरे असरात में सबसे जो ख़राब तरीन चीज़ होती है कि वो आप डिसेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कोई शख्स जो बच्चा या बड़ा जो है वो पैदाइशी डिसेबल होगा, हमारे सिर्फ इस तरह के एटीट्यूड के नतीजे में हाथों पैरों की ग्रिप वीक हो जाती है, आप वर्क परफॉर्मेंस आपकी लो हो जाती है, आप ज़रा सी देर झुक के काम कर रहे होते हैं, आपको मुस्तकिल चक्कर शुरू हो जाते हैं, आपको टेंशन हेडेक्स रहते हैं, आपकी नेक की पोजीशन आउट हो जाती है, आपका कर्वेचर जो अल्लाह ने आपका एक खम रखा है पीछे से वो बिल्कुल मुतासिर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को वर्क स्टेशन की वजह से नहीं होता, उनका बैठने का तरीका या लेटने का तरीका ऐसा होता है कि इतने मोटे मोटे तकिए, एक दौर में शाहाना तकिए होते थे, गाँव तकिए लोग कहलाते थे, उनको रख के सोते हैं। उससे भी क्या होता है कि आप देखें ना गर्दन के नीचे अल्लाह मियां ने एक खला रखा हुआ है। अच्छा, ये तो मुझे वाकई आपसे सवाल भी करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि पिलो की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसा होना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, और क्या जो लोग बिल्कुल विदाउट पिलो, जैसे मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं उन्हें पिलो चाहिए ही नहीं, तो ये ठीक है या नहीं? वो नहीं रख सकती, वो कहती है रख लूँ तो मुझे दर्द होता है। देखें अल्लाह मियां ने एक खम रखा गर्दन के नीचे, ठीक है, वो चाहते थे इधर मसाज भी दे सकते थे, ठीक है ना। तो खम रखने का मकसद ये था कि ये एक पोजीशन है कि हम आगे की तरफ जाते हैं, ये खम खत्म होता है, यानी पीछे ऐसे खला है, जब हम आगे गए तो ये सीधा हुआ और आगे गए तो ये रिवर्स हुआ, यानी हमने ऐसे करते रहे। जब हम सोने की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिवर्स होती है, बैलेंस करते हैं हम उसको, यानी कुदरत ने आपकी उस एक्टिविटी का बैलेंस भी खुद आपकी पोजीशन में रखा है। आप सोचें कि अल्लाह की कितनी मेहरबान कुदरत है कि इंसान गलती कर जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैलेंस का एक मार्जिन दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे रिवर्स कर रहे हैं? हमने कहा जी नहीं, हमें तो मज़ा आता ही नहीं बगैर तकिए के, मोटे तकिए के। हमने उठा के इतना सेहतमंद किस्म का जो है वो 1-1.5 फीट का मोटा तकिया लेके उसको रख लिया। अब जो हम पहले ही हम ऐसे झुके रहते हैं, जब हमने ये रखा तो फिर दोबारा जाके उल्टा ऐसे हो गया। तो आपने 24 घंटे में जो पीछे वाले मसल्स को रिट्रैक्ट होना, एक्सटेंशन में जाने का मार्जिन ही नहीं छोड़ा। एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, तो अब क्या करें डॉक्टर साहब, ये बताएं ना, तकिया रखें नहीं रखें और कैसा रखें? अच्छा, अब उसमें ऐसा है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई तकिया नहीं रख रहा और वो कंफर्टेबल है, दैट्स गुड, कोई नुकसान नहीं है। मेरी अम्मी बिल्कुल, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना।
अब अगर कोई शख्स तकिया रखना चाहता है, वो कहता है मुझे नींद ही नहीं आती, मैं तकिया ना रखूं तो समझ लें कि मैं तो बेचैन रहूंगा, तो तकिया कोशिश करे वो 4 इंचेस के अंदर ही रखे, 3 इंच 4 इंच तक तकिया, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, ना बहुत ज़्यादा नरम हो, ठीक है ना, और उसको प्लेस करके रखे। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, अगर आप देखें मार्केट्स के अंदर जितनी फोम बनाने वाली कंपनीज हैं, वो सर्वाइकल पिलोज बनाती हैं, आप देखें उसके अंदर पूरा कर्वेचर आपका प्लान होता है, आपके शोल्डर सपोर्ट होते हैं। तो अगर वो लोग यूज़ कर लेते हैं और अर्ली एज से बच्चे यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई टीनेजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो शुरू से ही उनका कर्वेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने छोटी एज की ही बात कर दी है, बिल्कुल बच्चों एक ग्रोइंग एज में, और आप कह रहे हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप विदाउट तकिया सोएं, तो बच्चों को छोटी उम्र से अगर आदत डाल दी जाए तो वो मेरे ख्याल प्रॉब्लम्स नहीं उनकी कम हो जाएंगी। उनको छोटे बच्चे को तो आप जैसे अब सिखा देंगे वो वैसे ही करने लगेगा। देखें, छोटे बच्चों का इस तरह से होता है कि ना, वो आमतौर पर फीट पे होते हैं, आमतौर पे दूध वगैरह पी रहे होते हैं। चलिए 3 साल से कर लेते हैं, हाँ, 3 साल से बच्चे को बगैर अगर पिलो के सुला दें, अगर वो बगैर पिलो के सोता है और उसे कोई, हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी उम्र में और बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ये होती है, रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस होता है कि अगर वो कोई चीज़ सर के नीचे ना रखें तो वो जो लुआब है वो हलक में आ रहा होता है या मुंह में आ रहा होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से बाज़ लोगों की तो मजबूरी है कि उन्हें सर को ऊंचा रखना ही रखना है, लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है वो कोशिश करे या तो बिल्कुल मिनिमाइज ले, ठीक है, या अगर वो कंफर्टेबल है ना लेने में, तो ये तो सोने पे सुहागा है कि जबरदस्त बात हो गई, जबरदस्त बात हो गई। बहुत सारे और भी सवाल आते हैं, हम यहाँ ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इस तरह की कोई सांस की या कोई ऐसे नज़ला वज़ला कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश करें 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को अगर आप आदत डाल सकते हैं तो बगैर तकिए के पहले से ही डाल दें तो वो प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा ही नहीं। बेहतरीन बात हो गई, और भी ऐसी गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं कुछ आमदीद मुस्कुराती सुबह में, और इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है। एज़ यूजुअल हम वैसे कोशिश ये करते हैं कि सारी गुफ्तगू ऐसी हो जो सुनने वालों को फ़ायदा हो, और हम कोई एक हिस्सा जो है ना लोगों को हेल्प आउट करने का वो अपने तौर पे बेहतरीन अंदाज में डाल सके। फ़ोन नंबर्स भी इस वक्त खुले हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें, डॉक्टर साहब से पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, तकिए पे तो हो गई बात, पिलो नहीं रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मजबूरी हो गई है किसी बच्चे के अंदर, अगर ये हैबिट डेवलप ही हो गई है तो फिर उसको भी पतले तकिए की तरफ लेकर 4 इंच के अंदर है, 4 इंच के अंदर, और बड़ों को भी ऐसे ही करना चाहिए। बड़ों को तो मेरे ख्याल से समझदार हो जाना चाहिए, आदत डाल लें भाई, बच्चों को क्या करना, हैबिट हो चुकी होती है ना बड़ों में, कोशिश करें अगर आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है क्या ठीक है, इंसान के लिए क्या मुश्किल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत पतला तकिए का इस्तेमाल करें। एक ये वो हल है जो आपको बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा एक चीज़ और, वो कहते हैं ना कुछ लोगों को बैक पेन है तो डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ज़मीन पे लेटें, मैट्रेस बिछाएं ज़मीन पे, कोई गद्दा या कोई ऐसी चीज़ बिछाएं, वो बेस्ट ऑप्शन है, या फिर अपने जो हमारा बेड होता है उसी पे, क्या फ़र्क पड़ता है ज़मीन पर लेटने से? अच्छा, होता इस किस्म से है कि जो एडवाइस होती है वो इस वजह से होती है कि लोगों का ना जो स्लीपिंग पॉस्चर होता है वो ऐसी जगह पे सो रहे होते हैं, या तो कोई चारपाई होती है बहुत ज़्यादा ढीली सी होती है तो वो बैक पेन का बाइस बन रही होती है, या मैट्रेस लोग डालने के बाद उसका जो एक्सपायरी पीरियड है वो भूल जाते हैं जी, 20 साल से पड़ा हुआ है, 15 साल से, 10 साल से, अब वो पता चला कि वो 5 से 7 साल की खुद उसकी वारंटी थी, तो इसका मतलब उसमें तो जाके उसने ख़राब हो ही जाना था। तो हम गलती क्या होती है कि हम जो है उस मैट्रेस को चेक नहीं करते, ना उसको 6-6 महीने बाद उसको टर्न कर रहे होते हैं कि ये साइड वहाँ चेंज कर लें, वो दबते गड़ा हो जाता है। जब गड़ा हो जाता है तो अब आप जब लेटे तो आपकी कमर का एक हिस्सा उसमें धंस जाता है जाके, दूसरा हिस्सा ऊपर रहता है, तो आप समझ लें 6-8 घंटे आप टेढ़े लेटे हुए थे। आप किसी जगह कार में सफ़र करें और उस कुर्सी थोड़ी या उसकी जो सीट है वो टेढ़ी हो, तो आप देखें आहिस्ता करके ना आपको कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं बैक पेन आना शुरू हो जाएगा। तो स्लीपिंग में भी यही होता है कि आप 6 से 8 घंटे अपनी कमर पे लेटे होते हैं और टेढ़े लेटे हुए होते हैं, तो आपका पॉस्चर इम्प्रॉपर, वंस अगेन पॉस्चर इम्प्रॉपर रह रहा होता है, लोड पड़ रहा होता है, डिस्क पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, और आपको सिम्टम हिप में, बैक में, लेग में आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स जो एडवाइस कर रहे होते हैं उसकी वजह ये होती है, उनको डाउट यकीनन उनके स्लीपिंग पॉस्चर में होता है, तो कहते हैं आप ऐसी जगह चले जाएँ, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, ज़मीन तो है ना आपके पास, उस पर आप छोटी सी 2-4 इंच की शीट बिछा लें, उस पर आप लेटें, तो जो लोग लेट पाते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका मैट्रेस ठीक है उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसको एक दफ़ा असेस करा लें, और अगर वो कंफर्टेबल अपने मैट्रेस के ऊपर हैं और वो ठीक है, प्रॉपर है, कोई इसमें इशू नहीं है, तो दैट वुड बी वेरी गुड। और अगर नहीं है तो फिर आप ज़मीन पर ये एक सबसे बेहतरीन बात की है, ये जो है ना बेहतरीन तरीन, मैं अक्सर भी इस पे बात करूंगी कि सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होता है मैट्रेस उसके साथ एक आदत आती है, बुक, उस पर सब लिखा हुआ होता है, ये आपने बेहतरीन, और कोई देखता भी नहीं है उसको, बस ये तो ज़िंदगी भर चलेगा तो मैट्रेस को भी चेंज करना होता है, और ये वही है कि अपनी हेल्थ पर लगाना है असल में आपने। ये मैट्रेस कोई फैंटेसी के लिए नहीं कहा जा रहा, कोई लग्जरीज नहीं है, ये आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर साहिबा फ़ोन रख दें,
आपकी तरफ आ जाते हैं हम। अच्छा, मैंने आपसे, मेरे ख्याल है मैंने आपसे कहा था ना मैं विटामिन डी का टेस्ट आपसे करवाऊंगी, है ना, तो मैं उसमें जल्द से जल्द करवाने वाली हूँ। अच्छा खैर, एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है हड्डियों वड्डियों में दर्द की, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है ना, आपने बताया। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो ये पकड़ ले कि आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है? हड्डियों में स्पेसिफिकली दर्द, कोई अगर आपके पास आए तो आप उसे एक विटामिन डी लिखेंगी या उसके अलावा भी कुछ कहेंगी? नहीं, हम उसको बोलेंगे आप कैल्शियम भी चेक करवाओ ना, कैल्शियम भी चेक करवाओ, ओके, ठीक है ना, कैल्शियम भी चेक करवाते हैं हम। इसके अलावा हम उसको ये बोलते हैं कि आप अपनी, और आपका जो स्पेसिफिक रीज़न है, मतलब आप कहीं गिरे थे या आपको कोई और मसला से पर्टेनिंग टू दैट तो नहीं है, तो हम इस तरह देखते हैं। इसके अलावा भी जो है ना एक हार्मोन और होता है जो हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं, मतलब वो कम होता है, जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो कुछ लोगों में आप वो भी चेक करवाते हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। लेकिन अगर आपने किसी को जस्ट आपने एक जर्नली आपने बोल रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कैल्शियम और विटामिन डी तो आप उसका चेक करवा लो। नहीं, अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ सिवियर पेन के साथ आ रहा है कि हड्डियों में बहुत ही दर्द है, तो बेसिक कौन कौन से टेस्ट होंगे? तीसरा वाला भी उसमें जाएगा? तीसरा वाला भी उसमें जाएगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि पेन अब जरा ज्यादा अगर दिखा रहे हैं। नॉर्मल अगर किसी को पेन हो रहा है तो आप ये 2 टेस्ट लिख देंगे। कैल्शियम कितना होना चाहिए? मैं अगर आती हूँ आपके पास तो क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप मिलीग्राम में ले रहे हैं ना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हमारे यहाँ यूनिट्स यूजुअली चले होते हैं, तो हम 9 to 11 जिसका भी आ रहा होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का वैसे कैल्शियम जो आप ऑन द होल सोसाइटी पे चेक करो तो वो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, वो नॉर्मल वैल्यूज़ में आ जाता है। अच्छा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है कैल्शियम और विटामिन डी में, अक्सर लोगों को रहती है। कोई कहते हैं बस विटामिन डी ठीक है तो सही है, चलेगा, या कैल्शियम सही है तो ठीक है, बस विटामिन डी भी ठीक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंटरकनेक्टेड तो ज़रूर है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड अकॉर्डिंग टू वर्क नहीं है। ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये हेल्प आउट कर रहे हैं बॉडी के अंदर कैसे काम करना है। लेकिन अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो इट डजंट मीन कि आपका विटामिन डी ही कम है, या अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो इट डजंट मीन कि आपका कैल्शियम ही कम है। माइट भी कि आपका कैल्शियम नॉर्मल हो। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कुछ चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द एज होती हैं, वो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होती हैं। ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस ये होती हैं कि जब हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो उसके मुताबिक हमारी हड्डियां जो हैं उनकी फंक्शनिंग में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनके बीच का खुरदरापन होता है वो ज़्यादा खराब, वो मतलब फाइब्रोटिक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, तो उसमें जो है हाँ, जो भुरभुरापन आ जाता है, तो जो उनकी वो स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ को स्टेबल करने की, या जितनी आप कह लें उसमें ताकत है बेयर करने की, वो कम होना शुरू हो जाती है। वो अंदर से जो जिस चीज़ में स्ट्रेंथ लगी हुई है ना, वो समझे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप फर्ज करें एक घंटे तक एक बंदा खड़ा था, तो वो शायद हो सकता है कुछ अरसे बाद वो पौन घंटे के लिए खड़ा होना शुरू हो जाए, आधे घंटे बाद वो थकना शुरू हो जाए, वो नहीं खड़ा हो सकता। तो इट डजंट डिपेंड कि ये सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी पे डिपेंड करता है, इसमें कुछ हार्मोनल्स भी हैं। जैसे अगर आप फीमेल्स की बात कर लें, हम फीमेल्स को बोलते हैं जब वो एक एज के ऊपर आके मीनोपॉजल एज के अंदर आना शुरू होती है, तो उनके अंदर असल में ईस्ट्रोजन कम होता है। वो ईस्ट्रोजन जाके अफेक्ट करता है कैल्शियम को और विटामिन डी को और बोन्स को, तो जिसकी वजह से उनका होता है। अब हो सकता है कि उनका कैल्शियम और विटामिन डी नॉर्मल हो, या वो ये बोले कि वो डाइट्री में वो दूध भी ले रही है, मक्खन भी ले रही है, वो सुबह की धूप भी ले रही है, लेकिन क्योंकि उसका ईस्ट्रोजन कम हुआ है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो उसको उसके लिए एडिड कुछ ना कुछ करना होगा। तो अगर आपने जस्ट जर्नली चेक करवाना है तो आप विटामिन डी और कैल्शियम तो करवा सकते हैं, पैराथायरॉयड अप टू सम एक्सटेंड आप करवाते हो। लेकिन अगर आप ऐसे पूछना चाहो तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ टेस्ट, तो वो आपको सारे करवाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इनिशियल स्टेप इसी से लेते हो। क्यों बनाए फिर इतने सारे करवाने की ज़रूरत नहीं होती? जरा इसलिए ज़रूरत है कि अगर कोई मसला कभी हो जाता, अगर कोई मसला निकलता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ना। मतलब मैं ये कह रही हूँ इनिशियल स्टेप पे जिसका इनिशियल ठीक आ गई दोनों चीजें, उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पहली दूसरी क्लास है, ओके, मैं अब समझ ठीक है, अगर आप पहली क्लास में पास हो गए तो बस अच्छा, दूसरी बात ये, अभी आपने बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी असल में एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, है ना, और हम समझ रहे हैं कि अगर कैल्शियम ने हम पे काम कर दिया तो विटामिन डी की जरूरत नहीं है, विटामिन डी अच्छा है तो कैल्शियम की जरूरत नहीं है। ये हमें हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। चलें, जबरदस्त। जिनका कैल्शियम अच्छा है उनका चाहिए कि विटामिन डी भी अच्छा हो, ताकि फिर वो बॉडी में उस तरह से बढ़े। हर चीज़ का स्पेसिफिक रोल है ना, मतलब उसको तो हर चीज़ को नॉर्मल होना ज़रूरी है, ये नहीं कि एक चीज़ है तो दूसरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम की जो टैबलेट्स लोग ऐसे खा लेते हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, बस क्या है कि होगा ही कम, चलो भाई कैल्शियम की, विटामिन डी की भी अब तो आ जाते हैं बड़े जबरदस्त सप्लीमेंट, वो खा तो लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि इससे हमें पता नहीं चलता कि वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और उस टॉक्सिसिटी में जाने का मतलब ये कि वो आपकी बॉडी में जितनी मिकदार है उससे ज़्यादा हो गई है,
और ये बहुत सारे लोगों को जब वो चेक करवाने जाते हैं तब पता चलता है। कैल्शियम की तो ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं आती, हाँ विटामिन डी की आ जाती है। मुझे मैं तो सुना था शायद ब्लड की भी आ जाती है, एचबी कोई हेमोग्लोबिन किसी का कोई खा लेता बहुत ज्यादा ब्लड की आयरन की टैबलेट्स। हाँ आयरन की टैबलेट्स नहीं, हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा नहीं होता। एक डॉक्टर ने यही मुझे बताया था कि उनका इतना एक्स्ट्रा खाया कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई, खुद ही खाई जा रही थी आयरन की टैबलेट धड़ 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 बगैर डॉक्टर के पूछे कि मुझे अच्छा खून बनाना है अपने अंदर, तो ये भी हो जाता है मैंने सुना है। तो खैर चले, अब आप सोचें जब तक और क्या क्या बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल एक और हमसे आया है हमारे पास कि कुछ लोग बैठे होते हैं और बैठे बहुत देर तक बैठे बैठे एकदम जब उठते हैं तो उनको एंड वाली डेस्क में बहुत तेज पेन होता है, तो ये क्या है? वैसे बिल्कुल सही रहता है लेकिन जब बहुत देर तक बैठते हैं, बैठ के उठना जो है वो एकदम पेनफुल होता है। हाँ बिल्कुल, सवाल बहुत उनका अप्रोप्रिएट है। असल में होता ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं भी बैठा हूँ, उसमें बैठने की पोजीशन बड़ी काउंट करती है। अब अगर देखें कि मैं अगर पूरा वेल सपोर्टेड बैठा हूँ और मैंने लेग्स को ओपन रखा हुआ है तो मैं बैठूंगा दोनों हिप्स के ऊपर, ठीक है? ठीक है। अब लोग जो बैठते हैं वो इस तरह से करके बैठें, ये पोजीशन उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। अब वो डायरेक्टली जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या प्रेशर है वो लास्ट वर्टिब्री के ऊपर है, उनको एहसास नहीं है बैठे हैं। तो वंस दे स्टार्टेड टू चेंज देयर पोजीशन, यानी स्विचिंग जो करते हैं वो सिटिंग टू स्टैंडिंग, तो लास्ट वर्टिब्री पे पूरा लोड पड़ा। समझ लें कि एक ही अल्लाह मियां ने मोबाइल सेगमेंट रखा है आपका L4-5 का, नंबर 4 और 5, सारा वजन इतनी देर से आप बेचारे एक वर्टिब्री पे डाल के बैठे हुए थे, उसी ने आपकी पोजीशन शिफ्टिंग में आपकी हेल्प करनी है। उसी को दबाते हुए दोबारा आप खड़े हो गए तो एक डिस्क ने सडन करंट लाइक शूटिंग पेन पूरी टांग में जाता है, ठीक है? और वो बड़ा उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है। बाज़ दफ़ा तो वो उनको ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, फिर वो 2-4 स्टेप लेते हैं तो बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है। तो बात वहीं से चलिए आगे कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेहरबानी करके अपना एक एक्सरे करा लें। एक्सरे कराएं या ये सिर्फ वो ये पोस्चर समझ के कुछ लोग, जब हम उनको पोस्चर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, फिर लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि पोस्चर ही होगा, मैं ठीक कर लेता हूँ। उसमें कमी तो कोई है नहीं मेरे अंदर। मैं तो सबसे बेहतर ये समझता हूँ कि उसमें सबसे बेहतर ये है कि पहले किसी क्लिनिशियन से मिल ले जाके, ठीक है, वो उनका बॉडी को एग्जामिन कर ले, फिजिकली एग्जामिन कर ले कि इश्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। उस एग्जामिनेशन की रोशनी के अंदर वो अगर उसके लिए एक्सरे है, विटामिन डी है, कैल्शियम है या MRI है, व्हाट एल्स रिक्वायर्ड ना, वो उसको एक दफ़ा वो एग्जामिन करने के बाद अगर मिसाल के तौर पे उसको ये सिम्टम मुतवातिर एक आध दफ़ा आ गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया, बैलेंस करना शुरू कर दिया, पीछे कोई बैक सपोर्ट रख ली, ठीक है ना, चेयर अच्छी अडॉप्ट कर ली, उम्मीद है कि उससे ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म होता, ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होता है, सिम्टम में और ख़राबी आती है तो किसी क्लिनिशियन से मिले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, क्योंकि हो सकता है इसी लेवल पे वो ख़त्म हो जाए मसला। लेकिन वो लिंगर ऑन करके चंद साल उसमें और गुजार लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना, वो ज़ाहिर बात है कि जब डिस्क के अंदर ख़राबी बढ़ गई तो फिर आपको तो ज़िंदगी भर उसको फेस करना पड़ सकता है। इतना ख़राब हो सकता है ये कि आपके वॉक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना महाल हो जाएगा, पैर सुन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना सीवियर सिम्टम्स की सूरत में अपीयर होता है। तो बज़ाहिर एक ज़रा सा सिम्टम था, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप फ़ौरन उसको एग्जामिन कराएं, फिजिकल एग्जामिन कराएं, ताकि देख लें वर्टिब्रा कोई मेल अलाइनमेंट की तरफ तो नहीं जा रहा, आपकी कमर बैठे बैठे टेढ़ी होने की तरफ तो नहीं जा रही है। क्योंकि एक सबसे बड़ा कॉज आपका, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मेल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कॉज जो मेल पोजीशनिंग है, दोनों ही खतरनाक है। यानी मेल न्यूट्रिशन जहाँ खराबी की बायस बनती है तो मेल पोजीशनिंग उससे ज़्यादा बड़ा एक एलिमेंट है कि खा तो आपने पूरा लिया, खाने के बाद जिस्म ने तो यूज़ भी कर लिया। अब जिस गाड़ी को आप स्टीयरिंग ही टेढ़ा रखेंगे तो डेफिनेट बात है कि एक्सीडेंट तो कहीं ना कहीं होगा जाके। वही वाली बात है कि आपने जिस्म को भी तो अल्लाह ने जैसा बताया है, आपको सिस्टम दिया है, तो उसी हिसाब से आपने उसको मेंटेन रखना है। और इंसान तो डेफिनेट बात है कि उसके बाद आजकल के दौर में तो हर तरह की नॉलेज है। अगर आप जैसे बात निकली ना कि हम लोग सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, गूगल में एक से एक पोस्टर्स आपके मौजूद हैं, आपको वर्क स्टेशन के एंगल्स तक मिल जाते हैं अपन वो जाके ना, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की विटामिन डी और कैल्शियम की, तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा कि विटामिन डी और कैल्शियम बिल्कुल मेंटेन रखें। इसका बड़ा अच्छा और आसान तरीका है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, साल में एक दफ़ा टेस्ट करा लिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप अपने जीपी के पास चले गए, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, या फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट था, उसके पास गए, उसने आपका एक शेड्यूल बना दिया कि भाई देखें आपने ना ये 4 ले लिए 1 महीने तक, उसके बाद आपने मेंटेनेंस डोज पे जाना है। अच्छा। महीने में आपने 50,000 IU वाला ले लिया, या जो भी आपके लिए प्लान करता है वो, आपने उसकी मेंटेनेंस डोज को मेंटेन किया, 6 महीने साल निकाल लिया आपने, फिर उसके बाद रीटेस्ट करके देख लिया।
उसके बाद क्या होगा, आपको पूरे साल की रीडिंग भी आपके पास आ गई, आपने इस रेशो से लिया, आपका कितना डाउनफॉल में जाता है। अच्छा, जहाँ तक कैल्शियम की बात है, कैल्शियम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आमतौर पे वो नॉर्मल आता है। उसकी वजह ही होती है नॉर्मल आने की कि जिस वक्त विटामिन डी आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है, यानी हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम जो है वो लेती हैं कहाँ से, बोन हमारा बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है ना। तो जिस वक्त जिस्म में हम ये देख रहे होते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही होती है, ठीक है ना, तो और विटामिन डी मौजूद नहीं होता है हड्डियों को भरने के लिए, क्योंकि विटामिन डी खींच के लेके जाता है कैल्शियम और हड्डियों की ज़रूरत को पूरा करता है। ओके। जिस वक्त ये बैलेंस आउट हो जाता है तो हमारा जिस्म उल्टा काम करता है, हड्डियों से कैल्शियम ले रहा होता है तो खून में तो कैल्शियम पूरा मिलता है। ओह माय गॉड। हमारे कान जो होती है, पहाड़ जो होते हैं हमारे खाली हो रहे होते हैं। ओह माय गॉड। तो बजाहिर आप सोचें, तो बड़ा डेंजरस बात हुई। आप सोचें अच्छा ना कि डॉक्टर साहब जैसे बता रही थी कि बाज़ जगह 1200 में टेस्ट है, 1300 में टेस्ट है। बाज़ इदारे ऐसे हैं हमारे वेलफेयर के एनजीओ काम कर रहे हैं, फ्री में भी करते हैं टेस्ट। ठीक है, हाँ। जैसे आप देख रहे हैं हमारी बहुत सी एनजीओ हैं इस वक्त, कोई एक आध आप नाम ले सकते जैसे हैं? जेडीसी कर रही है, सैलानी वगैरह कर रहे हैं, ये ठीक सारे है, फ्री ऑफ तो- कॉस्ट करते हैं। इवन शायद अल खिदमत भी कहीं ना कहीं करती है इस मामले ठीक में। है, जाना चाहिए आप लोग तो को, आप जहाँ देखें पर कि फ्री हो रहा है वहाँ तो चले वहाँ जाए टेस्ट एटलीस्ट। आप कराएं। आप सोचें कि एक ज़रा सी आप गलती करके आप अगर 10, 15, 20 साल उसको मेंटेन करते हैं आप, ठीक है, उस गलती को लेके चलते हैं, तो आपने अपने पहाड़ खाली कर दिए। अब आप उसको कैसे फिल करेंगे? सीरियस बात है ये तो इसीलिए डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई आपने जो है वो इसको एटलीस्ट जो है ना वो किसी क्लिनिशियन के पास जाके इसको फर्स्ट असेस कराएं कि आपकी डेफिशिएंसी लेवल क्या है, क्योंकि हर खराबी का जो बाइस है ना वो आपका कानून कुदरत से हट के या उसको इग्नोर करना है। बिल्कुल वरना अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन बात की आपने। अच्छा, एक हम जो जहाँ से शुरू होते हैं एक सवाल, वो क्योंकि आप इजाज़त की तरफ ऑलमोस्ट हम जा रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से भी तो हो जाता है सर्वाइकल पेन। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसका क्या करें? स्ट्रेस एंजाइटी का तो क्या करें इसका तो ये करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुबह मतलब ये समझ लें कि उस शख्स को एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके। दूसरे नंबर पे ये है कि उसको हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस सिचुएशंस, ठीक है ना। टू मच डिफिकल्ट, ये कहना आसान है डॉक्टर साहब। मैं बताऊं, हम लोग मिसाल के तौर पर आपकी मैं बात करूं या इनकी बात करूं, यकीन करें हम 24 घंटे एंजाइटी में होते हैं। हाँ। एक मोबाइल इस हाथ तो में हाउ होता टू है। कोप मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका ये होता है कि हम एक तो ब्रीदिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है। दूसरा ये तो जब किसी पेशेंट को गाइड कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ अपने आप को पढ़ा रहे होते हैं, अपने आप को भी साथ साथ, ये चालाकी मैं भी करती हूँ, ठीक है ना, आप साथ साथ कर रहे होते हैं। कोई इसको गाइडेड कोई फिनोमेना बता रहे हैं, कोई पोजीशन बता रहे हैं, 2-3 दफ़ा उसको नहीं समझ में आया, 4 दफ़ा खुद भी परफॉर्म कर रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये डॉक्टर साहब कि आप जो किसी भी टाइम में दिन में ना वक्त किसी जब भी मिले 15 मिनट 20 मिनट तन्हाई के अंदर ना आप पीस ऑफ माइंड के लिए कोई भी मेडिटेशन है, तिलावत है, ठीक है, कोई भी चीज़ें आप करें, बहुत बेहतरीन। ज़हनी यकसुई जब तक आपके पास नहीं होगी आप स्ट्रेस को नहीं हरा सकते। सिर्फ दवाएं इसका हल नहीं है। बेहतरीन बात की आपने जाते जाते, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ आज हमने सीखा आपसे, और सीख कर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। और ये जो मेडिटेशन वाली बात की है, मैं खुद भी आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ऑल्टरनेट ज़रूर ट्राई करिए, और वाकई इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, आपको दिखेगा, वाज़े डिफरेंस दिखेगा। आप भी कोशिश कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।